यानी कि हम जो अध्ययन कर रहे थे अंतिम टॉपिक, वो हम देख रहे थे मारी स्थित जिमरिलियन का राजमहल। और उस राजमहल की कहानी क्या है? इतना विशाल महल बना हुआ है जिसमें लगभग 260 कक्ष है, 260 कमरे, एक खुला आंगन, और अलग अलग कमरों को डिवाइड किया गया है कि एक मेहमान आता है, वो यहां आता है तो उस चीज को देखता है। अब वो मेहमान एक पड़ोसी देश का राजा होता है, वो जिमरिलियन के पास आ जाता है उस महल में। काफी उसने चर्चे सुन रखे थे कि जिमरिलियन का जो एक राजमहल है वो काफी उत्कृष्ट श्रेणी का एक राजमहल है, काफी फेमस राजमहल है। तो वो वहां चला जाता है, राजा के साथ खाना खाता है, और जब वो खाना खाने बैठता है राजा के साथ, तो वहां पर देखता है कि खाने की जो मेज बनी हुई है उसके ऊपर तरह तरह के आइटम वहां पर खाने के रखे हुए हैं, शाही खाना बना हुआ है। प्लस जब राजा उस मेहमान के साथ मीटिंग करता है तो उसका अलग से कमरा बना हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जिमरिलियम का जो राजमहल है उसके बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है कि रसोई घर बनी हुई है, खुला आंगन बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, कुआं बना हुआ है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जो जिमरिलियम का जो राजमहल था वो बना हुआ था। और वो कहां था जिमरिलियम का राजमहल? मारी में। मारी के बारे में हम लगभग पढ़ चुके हैं। अब एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि मारी एक प्रकार से व्यापारिक केंद्र था, यानी कि मारी जो था उस समय का नगर मेसोपोटामिया का, उसके मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मारी एक प्रकार से एक व्यापारिक नगर भी था। अब व्यापारिक नगर कैसे था इस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, कॉपी लेके बैठते हो क्या बेटा लिखने के लिए? यस सर। यस सर। मैं चेक करूंगा बेटा, मैं मंगाऊंगा व्हाट्सएप पे कि भाई भेज दीजिए आप क्या क्या लिखा आप लोगों ने। ठीक है, मारी के बारे में देख लें कि मारी किस तरह से एक प्रकार से व्यापारिक नगर था। देखिए थोड़ा सा समझिए आप इस चीज को। व्यापार का जो जरिया था, जो आवागमन का एक साधन था या माध्यम था, वो कौन सा मार्ग था? जल मार्ग। ये चीज तो आपको पता है, जल मार्ग से यातायात होता था। ठीक है, अब यातायात जब होता था तो जो जल मार्ग की जो प्रमुख जो नदियां थी वो कौन सी थी? दजला और फरात। सीधी सी बात है, दजला फरात। अब जो आपके मारी नगर है वो किस नदी के किनारे है? फरात। याद रखेंगे आप, जो मारी नगर है वो किसके किनारे है? फरात के किनारे है। अब व्यापारिक नगर किस प्रकार से बना, ये मारी व्यापारिक नगर किस प्रकार से बना उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, एक प्रकार का महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर, सीधी सी बात है, थोड़ा सा जनरल भाषा में आपको समझा देता हूं। फरात नदी के किनारे मारी बसा हुआ है। अब इस नदी में से कोई भी नाव जा रही है या जलपोत जा रहा है, नाव जा रही है या जलपोत, नाव या जलपोत जा रही है, वो इस नहर के अंदर से जाएगी, फरात नदी के अंदर से। और जब ये जाएगी तो इसके बीच रास्ते में एक जगह पड़ती है मारी। तो ये जो जलपोत होते थे जब यहां से गुजरते थे ना, तो उसको क्या है, इस मारी जगह पर रुकना पड़ता था। यहां मारी जगह पर रुक गए तो यहां पर सामान की जांच होती थी, क्या जा रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो मारी के अधिकारी होते थे वो इन नावों को रोककर सामान की क्या करते थे, जांच करते थे, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। और उस माल की जितनी कीमत होती थी उसका 10% क्या करते थे, वसूल करते थे। तो कहने का मतलब आप देखिए, एक हाईवे बना हुआ है, हाईवे, इस हाईवे के ऊपर अगर कोई प्रसिद्ध जगह है, प्रसिद्ध जगह है, तो यहां पर लोग क्या है, रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? रुकेंगे। रुकेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही था, जो फरात नदी है इसके किनारे पर था एक मारी नगर। तो यहां मारी में जो व्यापार होता था वो, उसका मतलब यह था कि नदी के किनारे बसा हुआ मारी था। तो यहां पर दक्षिणी तुर्की, यानी कि दक्षिणी तुर्की, सीरिया, दक्षिणी तुर्की, सीरिया, यानी कुछ ऐसी जगह थी
जहां से लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। लेबनान, दक्षिण तुर्की, सीरिया, लेबनान, यहां क्या था, यहां से इन लोगों का क्या था, आना जाना रहता था। जिस दक्षिण तुर्की से कोई आ रहा है तो मारी होते हुए जाएगा, सीरिया से कोई आ रहा है मारी, लेबनान यहां से जाएगा। तो कहने का मतलब मारी बीच में पड़ता था। जैसे ये फरात है, ये फरात नदी है, यहां पर मारी है, ये मान लीजिए। अब इधर से कोई आ रहा है तो भी मारी से आएगा, इधर से कोई आ रहा है तो भी मारी से मारी के बीच में से जाएगा। तो कहने का मतलब एक प्रकार से व्यापारिक केंद्र बन गया मारी। तो जो मारी में व्यापार होता था या जो यहां से आना जाना होता था वो कहां से होता था, आपके दक्षिणी तुर्की, सीरिया और लेबनान। यहां से क्या है, माल आया और ले जाया जाता था। अब माल में प्रमुख रूप से क्या क्या लेके जाया जाता था, लकड़ी, तांबा, रांगा, लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल। कहने का मतलब ये जो चीजें हैं वो यहां से ले जाई जाती थी। लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा, एक याद आ गया, मदिरा शराब जिसे आप बोलते हैं। तो इन चीजों का क्या होता था, यहां से व्यापार होता था। भाई जैसे मारी तो बीच में है, लेकिन यहां से कोई चीज भेजनी है यहां पर, तो यहां से जब आती थी तो यहां पर इसको बीच में क्या किया जाता था, चेक किया जाता था, रोका जाता था। क्योंकि फरात नदी के किनारे था तो यहां पर इसके ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि एक प्रकार से ये क्या हो गया, व्यापारी केंद्र हो गया। तो यहां से जो था लकड़ी, आपके तांबा, लकड़ी, रांगा, तेल, मदिरा, ये कई जो सामान थे यहां से आते और जाते थे। इसके बाद में कई जैसे मशीनें, मशीनें जैसे घिसाई और पिसाई, घिसाई पिसाई की मशीनें, घिसाई और पिसाई की मशीनें हो गई। उसके बाद में आप क्या आ गया, चक्कियां, चक्कियां, इसमें आप मशीन नहीं लिखकर पत्थर लिख लो। हाँ, ऐसे पत्थर जो किसी मशीन से घिस के और पिस के आ रहे हैं वो। उसके बाद में आपके चक्कियां हो गई, चक्कियों के बाद में लकड़ी, शराब तथा तेल। ये तेल, कहने का मतलब इन चीजों का क्या होता था, यहां से व्यापार होता था। ठीक है, यस सर। यानी कहने का मतलब मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि मारी एक प्रकार से महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं, मारी जो फरात नदी के किनारे स्थित है और इस किनारे स्थित होने की वजह से यहां से अगर कोई चीज आ रही है तो मारी होते हुए जाएंगे, यहां से कोई चीज हो रही तो मारी होते हुए जाएंगे, ये बीच में है। तो कोई भी चीज जाएगी, ये मारी की बॉर्डर है, तो यहाँ पर सामान का क्या किया जाता था, चेक किया जाता था। ठीक है, और जितने भी जलपोत होते थे वो यहीं पर रुकते थे, उनकी जांच की जाती थी अधिकारियों के द्वारा। तो मारी व्यापारिक केंद्र बन गया। अब यहाँ पर व्यापार की जगह मैंने आपको बता दी, दक्षिणी तुर्की से कोई भी माल आना जाना, सीरिया और लेबनान, यहाँ से क्या है, माल वो आता और जाता था। ठीक है, सामान कौन कौन सा, लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, घिसाई पिसाई का पत्थर हो गया, चक्कियां हो गई, लकड़ी, ये सारी चीजें क्या होती थी, यहां से आती और जाती थी। ठीक है, और मैंने एक चीज बता दी, यहां पर क्या है, जो भी सामान आता था जलपोत के द्वारा, भाई नाव, जलपोत हो गई नाव या फिर जहाज, जलपोत या जहाज, कहना यानी नाव और जहाज के द्वारा कोई भी सामान आता और जाता था। और कौन से स्टैंड पे रुकता था, मारी स्टैंड पर रुकता था, जहां पर जो मारी के अधिकारी होते थे वो इन सामान की क्या करते थे, जांच करते थे। यानी जो भी अधिकारी होते थे मारी के, वो इन जलपोतों पे क्या करते थे, इनकी जांच करते थे। यानी जो जहाज में सामान है, जहाज का जो सामान है उसकी जांच करते थे। भाई जहाज में क्या सामान जा रहा है, क्या सामान, कितनी क्वांटिटी में सामान जा रहा है, किस किस्म का जो सामान है। हाँ बेटा, बेटा कुछ सवाल है क्या,
आगे चले। Yes, sir. यानी एक नाव में या जलपोत में लगभग 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे। 300 मदिरा के पीपे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो सामान आता जाता था जलपोत या नाव जहाज के द्वारा, उसमें जो मारी के अधिकारी थे वो जांच करते थे, और ये नियम बना हुआ था कि एक नाव में 300 से ज्यादा मदिरा के पीपे आप रख नहीं सकते। ठीक है, Yes, sir. और अब जैसे मारी में रुक गया, यहां से कोई नाव आई जलपोत, अब इसको यहां पर रोक लिया, अब इसको आगे कब जाने देंगे, ये कंडीशन सुन लीजिए आप। ये नाव आ गई, यहां पर इसको रोक लिया, अब इसकी जांच की गई, हाँ ठीक है भाई 300 पीपे हैं, जो भी सामान है ठीक है जो है, खत्म करो। अब आप आगे कब जाओगे कि आपके जलपोत में, यानी आपकी नाव में या आपके जलपोत में जो सामान रखा हुआ है उसकी कुल कीमत का कितना प्रतिशत? 10%। यानी कि जो भी सामान है उस जहाज में या जलपोत में, उसका 10% आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हमारी सीमा से बाहर जा सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये प्रभार वसूल किया जाता था, प्रभार, टैक्स, प्रभार वसूल। यानी कुल सामान की जो कीमत है, जो सामान है उसकी कुल कीमत का लगभग 10% जो प्रभार है वो क्या किया जाता था, वसूल किया जाता था। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब ये हो गया कंप्लीट, मारी का भी हो गया कि मारी एक व्यापारिक नगर कैसे कैसे बना, आपको बता दिया कि कहां बसा हुआ है, किस कैसी कंडीशन में मारी को व्यापारिक नगर बनाया गया, ये सारी चीज आपको बता दी। अब उसके बाद में क्या आता है कि आपकी जो मेसोपोटामिया है उसमें नगरों की जब खुदाई की गई तो आपको एक चीज बताया कि कई प्रकार के नगर मिले हैं, नगर मिले हैं, भवन मिले हैं, बड़े बड़े महल मिले हैं। तो उन चीजों से पता लगता है कि कौन कौन सी चीज वहां पर हुआ करती थी। तो जब मेसोपोटामिया की खुदाई की गई तो एक चीज कह सकते हैं कि एक छोटा कस्बा मिला है मेसोपोटामिया की खुदाई में। जब मेसोपोटामिया की खुदाई की गई अब्बू सलाबिक, यानी कि मेसोपोटामिया की जब खुदाई की गई तो कई छोटे छोटे कस्बे मिले हैं, जिसमें एक कस्बा मिला है जिसका नाम है अब्बू सलाबिक, छोटा कस्बा। अब इस छोटे कस्बे की जब खुदाई की गई तो इसकी खुदाई में वहां पर क्या क्या मिला है, एक छोटा सा कस्बा है जिसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जब मेसोपोटामिया की खुदाई की गई तो एक छोटा सा कस्बा मिला अब्बू सलाबिक, जिसके बारे में क्या बताया गया कि ये जो कस्बा है वो लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व बस गया था। 2500 ईसा पूर्व बसा, यानी कि अब्बू सलाबिक नाम का एक छोटा सा कस्बा मिला है जो आज से कितने वर्ष पहले बस गया था, 2500 ईसा पूर्व बस गया था। और लगभग ये जो छोटा सा कस्बा था वो था 10 हेक्टेयर जमीन पर, 10 हेक्टेयर, यानी कि जो कुल भूमि थी 10 हेक्टेयर, और आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व ये जो कस्बा था वो बस गया था। और यहाँ की जो जनसंख्या थी वो थी 10,000 से कम। ठीक है, यानी नगरों की खुदाई की गई, छोटे छोटे कस्बे मिले। तो एक कस्बे का उदाहरण दे रखा है कि अबू सलाबिक नाम का एक कस्बा मिला, छोटा सा कस्बा, जो आज से कितने वर्ष पहले 2500 ईसा पूर्व बस चुका था और 10 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और यहाँ की जो पॉपुलेशन या जो कह सकते हैं जनसंख्या थी वो क्या थी, 10,000 से कम थी। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर क्या हुई, खुदा हुई, सीधी सी बात है, किसी भी कस्बे की
अगर आप इतिहास को जानना चाहेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, आप वहां की खुदाई करेंगे। जब यहाँ पर खुदाई की गई तो तरह तरह के अवशेष मिले हैं, कई प्रकार की चीजें मिली है, जैसे पौधों के अवशेष मिले हैं, पशुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और ये पता लगाया गया है कि इस अबू सलाबिक जगह पौधे और पशुओं की बहुत सी प्रजातियां रहती थी, यानी कि खुदाई में पौधे और पशुओं की क्या मिली है, प्रजातियां मिली है, जिससे इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर पौधे और पशुओं की बहुत सी प्रजातियां रहती थी, ठीक है। जली हुई मछली है, जली हुई मछली की हड्डियां, जो जली हुई मछली है उसकी क्या मिली है, हड्डियां मिली है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, जली हुई हड्डियां मिली है, प्लस कुछ प्रमाण मिले हैं गोबर के उपले, गोबर के उपले वो क्या है, जले हुए मिले हैं, जले हुए गोबर के उपले जले हुए। और जिस जगह पर जो गोबर के उपले जले हुए मिले हैं या बीज जले हुए मिले हैं, बीज गोबर के उपले और बीज जले हुए मिले हैं, उसको क्या माना गया है, रसोई घर। आप एक चीज बताइए, आप जैसे किसी चीज की खुदाई करते हैं किसी जगह की, और उस जगह की खुदाई होने पर आपको जले हुए अवशेषों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे चूल्हे टाइप में कुछ बना हुआ है, जले हुए तत्वों के अवशेष मिले हुए हैं, तो उसमें आप क्या पता लगाएंगे कि ये जगह क्या थी, कि इस जगह पर मनुष्य क्या करता था, खाना बनाता था। तो जब खुदाई की गई इसकी अबू सलाबिक की, तो यहाँ पर मछली की हड्डियां मिली है, जली हुई मछली की हड्डियां मिली है, प्लस गोबर के जो उपले होते हैं, छाने जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, वो जले हुए मिले हैं, बीज जले हुए मिले हैं। तो जिस जगह ये बीज और जो उपले जले हुए मिले हैं, उसको उन लोगों ने क्या माना कि ये प्रकार से क्या होगा, रसोई घर होगा। यानी कि इस घर का पता किससे लगाया कि ये क्या था, एक प्रकार का रसोई घर जहां पर खाना बनाया जाता था, ठीक है। यस सर। यस सर। कमरे जो मिले हैं उनका प्रमाण नहीं मिल पाया है कि ये कमरे हैं या कोई और चीज है। उसके बाद में जो सुअर होता है, जो सुअर होता है, छोटा सुअर, सुअर का जो बच्चा होता था, सुअर के छोटे बच्चे जो होते थे उसके दांत भी पाए गए हैं, सुअर के छोटे बच्चे के दांत, सुअर के छोटे बच्चे के दांत, जिससे ये कहा जा सकता है कि उस समय सुअर को पालते थे, या फिर कुछ जो कब्र मिली है या कुछ गर्त मिले हैं जिनमें लाशों को दफना दिया जाता था, वहां से सुअर की हड्डियां मिली है, जिससे प्रमाण होता है कि उस समय के लोग सुअर के मांस को क्या करते थे, खाते थे। अब हड्डियां मिलने के पीछे कारण क्या था, हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाता था तो वो लोग क्या करते थे, मरे हुए व्यक्ति के साथ उसके खाने की चीजें भी उसके साथ दबा देते थे या दफना देते थे। तो सुअर की हड्डियां मिली है, तो हड्डियों का प्रमाण मिलने से क्या पता चलता है कि उस समय के लोग एक तो सुअर का मांस खाते थे, या फिर जो व्यक्ति थे जो मर जाता था उसके साथ उसके खाने पाने की चीजें भी उसके साथ दफना दी जाती थी, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया यहाँ तक, यस आगे चले। सर। लिखते हो क्या आप लोग, पूरे नोट्स लिखते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है अगला, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया संस्कृति में महत्व, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। यानी कि अब एक चीज आप देख लीजिए, लगभग हम इस चैप्टर के एंडिंग प्रोसेस में आ गए हैं, बिल्कुल अंत में आ गए हैं।
इस चैप्टर के अंत में हम आ चुके हैं। यहां से हम जानेंगे जो चीजें हमने पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो उर हो, मारी हो, उरुक हो या मेसोपोटामिया के ज्योग्राफिकल जो बातें हैं वो चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब अगली जो चीज है वो है आपके मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व है, यानी कि जो मेसोपोटामिया संस्कृति है उसमें शहरों का क्या महत्व है। एक चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले कि आप किसी चीज के ऊपर आश्रित हैं, शहर के लोग आज गांव पर आश्रित हैं और वर्तमान परिदृश्य में गांव के लोग भी कुछ ना कुछ हिस्सों में शहरों के ऊपर आश्रित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेसोपोटामिया के नगर थे उस समय भी वो गांव के ऊपर क्या थे, आश्रित हुआ करते थे। तो अब जो हमने इतनी चीज पढ़ी है उसमें मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व क्या है, यानी इसका महत्व क्यों माना गया है, उसके पीछे आप देखेंगे कि एक छोटी सी कहानी है। इसमें एक छोटी सी कहानी है, एक महाकाव्य है यहाँ का, जैसे हमारे महाकाव्य है रामायण और महाभारत, ठीक है। तो यहां पर एक महाकाव्य था गिलगेमिस, गिलगेमिस, गिलगेमिस महाकाव्य। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, गिलगेमिस महाकाव्य जो 12 पट्टिकाओं पर लिखा हुआ था। गिलगेमिस का जो महाकाव्य था वो क्या था, 12 पट्टिकाओं पर लिखा हुआ था। और इस गिलगेमिस महाकाव्य में जो मेसोपोटामिया के शहरों का जो महत्व है वो बताया गया है 12वें भाग में, 12वें भाग में। यानी कि गिलगेमिस का जो महाकाव्य है उसके 12वें भाग में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखो गिलगेमिस क्या है। गिलगेमिस एक शासक था। गिलगेमिस कहने का मतलब मेसोपोटामिया का एक राजा था जो कि एन मरकर के बाद में आया था। एन मरकर, गिलगेमिस एक प्रकार का राजा था और वो क्या था, एन मरकर के बाद में शासन करने आया और उसने अपना खुद का महाकाव्य लिखा जिसको नाम क्या दिया, गिलगेमिस। ठीक है, एन मरकर के बाद में आया शासन करने और ये कहा जाता है कि जो गिलगेमिस था एक महान योद्धा था। गिलगेमिस के बारे में हम जान रहे हैं बेटा कि जो गिलगेमिस था वो एक प्रकार से क्या था, महान योद्धा था जिसने दूर दूर के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। इसने क्या कर लिया, दूर दूर के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। यानी कि जितने भी आसपास के जो भी क्षेत्र थे उनको क्या कर लिया, इसने जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। लेकिन क्या हुआ, एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसको इसको क्या लगा, झटका। एक ऐसी घटना घटित हुई कि इसको एक बहुत बुरा झटका लगा। क्या घटना घटित हुई, इसका एक वीर मित्र था, वीर मित्र बहादुर, बहुत ज्यादा बहादुर इसकी तरह ही, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि गिलगेमिस एक महान योद्धा था, उसने एन मरकर के बाद में शासन किया और अपनी वीरता के लिए उसने क्या कर लिया, अधिकांश जो क्षेत्र थे उसको क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। तो इस गिलगेमिस का एक दोस्त था, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गिलगेमिस के दोस्त की क्या हो गई, अचानक मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, टूट जाता है, गिलगेमिस दुखी हो जाता है। गिलगेमिस क्या हो गया, दुखी, और दुखी होकर ये राजमहलों को छोड़कर अमृतत्व, अमृतत्व की खोज, यानी राजमहलों को छोड़कर, अपने शासन को छोड़कर किसकी खोज में चला जाता है, अमृतत्व की खोज में चला जाता है। और पूरे लगभग लगभग पूरे क्षेत्रों को घूम लिया,
सागर महासागरों को पार कर लिया, पहाड़ों को पार कर लिया, ना जाने कहां कहां जाकर ये आ जाता है, लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती। यानी ये अमृतत्व को चाहता था, महान योद्धा था, अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया, लेकिन झटका क्या लगा, उसका दोस्त मर गया। तो उसको क्या लगा, डर कि यार मैं इतने बड़े शासन का राजा हूं, कल को मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। तो उसने अपने आप को अमर बनाने के लिए सागर महासागरों को पार कर लिया, उसका उपाय ढूंढा कि किस तरह से ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं मरूं नहीं, मैं अमर हो जाऊं। ठीक है, उसके चक्कर में वो चक्कर लगाता रहा, चारों तरफ घूमता रहा, सागर महासागर पूरी दुनिया भर का इसने क्या कर लिया, चक्कर लगा लिया, लेकिन उसको जो साहसिक कार्य वो करने जा रहा था उसका उसमें सफलता नहीं मिली, और वापस निराश होकर या हार कर वापस कहां आ गया, ये उरुक में आ गया। उरुक यानी जो गिलगिमिस था, थक गया, हार गया, निराश हो गया, और निराश होकर वापस कहां गया, अपने नगर उरुक में आ गया। ठीक है, अब जब वो उरुक नगर में आया तो उसके नगर की 4 दीवारी थी, एक 4 दीवारी मजबूत 4 दीवार, उसके पास आकर वो सोचने लग गया, मनन करने लग गया कि मैं इतना पूरी दुनिया घूम के आ गया, लेकिन जिस कार्य के लिए मैं गया था मुझे उस कार्य में क्या है, सफलता नहीं मिली। तो एक प्रकार से क्या हो गया, निराश हो गया, और जो 4 दीवारी थी उसके आसपास क्या है, वो टहलने लग गया, सोचने लग गया। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है तो वो धीरे धीरे क्या है, कभी आगे कभी पीछे ऐसे क्या करता रहता है, वो घूमता रहता है। तो गिलगेमिस भी क्या करने लग गया, सारी दुनिया घूम के आ गया, अमृतत्व की सफलता नहीं मिली, तो वापस उरुक आ गया। उरुक आकर एक 4 दीवारी बनी हुई थी उसके शहर की, उसके आगे पीछे क्या कर रहा था, चलने लग गया या चहलकदमी करने लग गया। तब चहलकदमी जब कर रहा था तो उसकी नजर ईंटों की दीवार पर पड़ी, ईंटों की दीवार, यानी जब चहलकदमी कर रहा था, चल रहा था, तो इसकी नजर वहां बनी जो ईंटों की दीवार थी उसके ऊपर पड़ गई। ठीक है, यस सर। ठीक है, ईंटों की दीवार पर पड़ी, तो उसने ये सोचा कि ईंटों की दीवार पर मेरी नजर पड़ी है, जो ईंट है, ये जो ईंटें लगी हुई है, इसकी नींव मैंने डाली है, इसकी नींव मैंने डाली है। तो वो बड़ा दुखी और हो गया कि इसकी नींव मैंने डाल दी, अब क्या है, उसने जो उसकी जो कहने का मतलब एक वीरतापूर्ण जो कथा है, वो सारी चीजें उसने क्या कर दिया, वहीं पर उस चीजों को क्या कर दिया, विराम कर दिया। वो अमृतत्व बनना चाहता था, अमर बनना चाहता था, कहने का मतलब अमर, लेकिन अमर नहीं बन पाया। क्यों, अमृतत्व का तो हर किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो वो दुखी हो गया था कि मेरा दोस्त मर गया, मैंने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, अब इसको क्या होगा, मैं मर गया तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो थक हार कर पूरी दुनिया में घूम घाम के आ गया, तो उसे जब इस चीज का समाधान नहीं मिला, तो जब उरुक नगर में वो आया तो उसने देखा कि ईंटें बनी हुई, पक्की नींव बनी हुई है, महल बना हुआ है, 4 दीवारी बनी हुई है। तो उसने सोचा कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, मुझे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरी आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो सुख पाएगी। भाई मैं आज इनके लिए इतना कुछ करके जा रहा हूं ना, तो मेरी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो एक प्रकार से क्या पाएगी, सुख पाएगी। तो उसने अपने मन को इस चीज में क्या कर लिया, बहला लिया, कि पहले वो दुखी हो गया और ये चीज क्या करने लग गया, सोचने लग गया कि मैं एक योद्धा हूं और मुझे इस चीज को मानना पड़ेगा कि निश्चित है ये कि मुझे एक दिन मरना है। भाई उसका दोस्त मर गया, अमृतत्व की खोज में चला गया, अमर नहीं हो पाया। तो अंत में जाकर उसने अपने महाकाव्यों में इस चीज का जिक्र भी किया कि वास्तव में मुझे बाद में ज्ञान हुआ कि जो चीज मैंने बसाई की है वो मेरे लिए तो है ही, मेरी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। क्यों, क्योंकि ये चीज निश्चित है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मृत्यु सबको आनी है, तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरे पुत्र जीवित रहेंगे। मेरे मरने के बाद में क्या है, मेरे पुत्र जीवित रहेंगे और
इस नगर का क्या लेंगे? आनंद लेंगे। मैं फालतू में मर रहा था, भाई मैं अमर हो जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो दुखी हो गया वो कि मरना है, और उसने ये सोच लिया कि अगर मैं मर गया तो जो नगर मैंने बसाया है, जो साम्राज्य मैंने बसाया अपनी वीरता के कारण, अपनी शक्ति के कारण, अगर मेरे मरने के बाद में मेरे घर वाले इस चीज को निभाएंगे, या जो मेरे पुत्र हैं वो तो क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे, और जो नगर मैंने बसाया है इस नगर का क्या करेंगे? वो आनंद लेंगे। ठीक है, तो अब उसको क्या हो गया? अपने नगर से क्या मिलने गई? सांत्वना। सांत्वना। अब ये चीज यहां पर इसकी क्या हो गई? खत्म हो गई। मेसोपोटामिया संस्कृति का में शहरों का महत्व भी खत्म हो गया। अब शहरों का महत्व क्या हो गया समझना आप एक चीज। कैसे? यहाँ पर एक छोटी सी कहानी ने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा अगर आप समझेंगे तो। कैसे? कि अमर कोई नहीं होता है। आप अपने घर में एक मकान बनाते हैं, आपके माता पिता मकान बनाते हैं, ठीक है? मकान बनाने के पीछे का लॉजिक उनका क्या होता है? कि हमारी उम्र तो हो गई, इस मकान का आनंद कौन लेगा? हमारे बच्चे। हमारे बच्चे, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस मकान का आनंद लेंगे। तो संतुष्टि हो गई ना, यार हम तो मर जाएंगे, चलो ठीक है जितने दिन है ठीक है, लेकिन हमने जो मकान बनाया है इस मकान का आनंद कौन लेगा? हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे। तो ये सांत्वना हो जाती है अपने मन में कि हाँ यार चलो ठीक है, खुशी है, अपन नहीं, अपने बच्चे इस चीज का आनंद लेंगे। अब ये चीज शहर पे चले जाओ आप, कि जिस व्यक्ति ने नगर बसाया, क्या उसको वहां रहना है? वो जिंदा नहीं रह सकता, मरेगा वो तो। लेकिन गिलगेमिस ने क्या सांत्वना रखी अपने मन में? अरे कि मैंने इतना बड़ा शहर नगर बसा दिया, मैं मर गया, लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरी जो संतानें हैं वो तो कम से कम इस नगर का आनंद लेगी, फिर उसके बाद में उनकी संतानें इस नगर का आनंद लेगी। तो ये चीज हो गई नगर का महत्व, कि नगर आपने कोई चीज बसाई है तो उसका ऐसा नहीं है कि आपने बसा दिया तो आप ही आनंद लेंगे, नहीं, आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसका आनंद लेगी। तो इसलिए ये हो गया आपके दक्षिण जो मेसोपोटामिया है उसमें शहरों का महत्व है। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। सर मर्म स्पर्शी का मीन्स क्या होता है? बेटा मर्म स्पर्शी। मर्म स्पर्शी, जो बिल्कुल हृदय को टच कर दे, हार्ट टचिंग। हार्ट टचिंग मर्म एक प्रकार से थोड़ा सा एक भावनात्मक, थोड़ा सा विचलित हो जाना, या हृदय से सोचना। मर्म जो दिल को छू जाए, ऐसी कोई बात आप कह देते हैं जो दिल को छू जाती है, अरे यार इसकी बात तो दिल को छू गई, वो चीज है मर्म स्पर्शी। स्पर्श का मतलब छूना, मर्म जो या हृदय तक उस चीज, जो बात, ऐसी बात जो हृदय को छू ले, ऐसी कोई भी बात मर्म स्पर्शी। ठीक है? यस सर। और कुछ? नो सर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बेटा यहां तक समझ में आ गया ना? यस सर। अब क्या है, इस टॉपिक को भी रोक देते हैं अपन, इस टॉपिक को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि कल जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में हम इसका जो लास्ट टॉपिक और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन सोल्व करेंगे। अब इस पूरे टॉपिक में केवल आपके एक ही टॉपिक बचा है पूरे चैप्टर में, और वो बचा है आपके मेसोपोटामिया जो है लेखन कला की देन। अब लेखन कला की देन विज्ञान में, और वैसे क्या है देन, बस वही टॉपिक बच गया कि लेखन कला की क्या देन है, विज्ञान में क्या देन है, और लेखन कला का फायदा क्या हुआ। और ये चीज हम जान चुके हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का उद्भव हुआ था, और आज की जो लेखन कला है वो किसकी देन है? आपके मेसोपोटामिया की। और उन चीजों को जानेंगे कि पूरी दुनिया को मेसोपोटामिया ने क्या दिया जो आज हमारे काम आ रहा है। विज्ञान में क्या दिया, चिकित्सा में क्या दिया, लेखन कला में क्या दिया, शहरीकरण में क्या दिया। बस शहरीकरण और लेखन कला में तो देख लिया क्या क्या दिया है, लेकिन विज्ञान, चिकित्सा, भूगोल शास्त्र, इन चीजों में मेसोपोटामिया ने क्या देन है, उन चीजों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। और उस टॉपिक के बाद ही आपका जो दूसरा चैप्टर है वो भी क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक है इसमें? अब लेखन कला की देन। बस लेखन कला की देन ही बच गया है ना? यस सर। हाँ, तो ये देखेंगे इसमें लेखन कला की देन क्या क्या है, विज्ञान में क्या देन है। और एक चीज बेटा याद रखना कि आपके बुक में जो भी सारणी बनी हुई है उस चीज को आप लिखते रहना बीच बीच में, कि जो भी सारणी है कि कौन से सन में क्या हुआ, कौन से काल में क्या चीज हुई, तो वो चीज आपको क्या करनी है, बराबर लिखते रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर ये जो सारणी बनी हुई है उसमें ये सारी डेट लर्न करनी है क्या? बिल्कुल, एक ग्राफिकल बना लीजिए, एक तरफ तो लिख लीजिए सन कि कौन सी तिथि में तिथि, और उसके सामने घटना कि कौन सी तिथि में कौन सी घटना घटित हुई है। जितनी भी सारणियां हैं वो आप लिखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में अकॉर्डिंग डेट चलता है, तारीखों का ज्यादा महत्व होता है हिस्ट्री में, कि कौन से सन में क्या चीज घटित हुई थी। तो इसलिए आपको सारणी बनाना जरूरी है। और कुछ नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ये बेटा लिव हो जाइए। थैंक यू सर।